नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत एजुकेशन हब में। साथियों, आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरटी 2009 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार पूछे जाते हैं। वही प्रश्न मैंने इस पीडीएफ में आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुल 45 प्रश्न हैं, उनको आप रट लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है अधिकांशतः पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और आज तक इन्हीं प्रश्नों में से आए हैं, इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आज का अपना पहला प्रश्न है कि हाल ही में 3 जनवरी 2019 को आरटी 2009 में संशोधन किया गया, ठीक है, तो यह किस धारा से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धारा 16 से। धारा 16 में क्या है? किसी भी बच्चे को कक्षा 1 से 8 तक फेल कर सकते हैं, ये धारा 16 में दे रखा है। अगला प्रश्न है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटी 2009 की किस धारा से संबंधित है? जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है आरटी 2009 में, वो उसमें किस धारा में दे रखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धारा 3 में ये दे रखा है। अगला अपना प्रश्न है आरटी 2009 संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया? जो आरटी 2009 था वो संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये लागू किया गया था, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया है। अपना चौथा प्रश्न है कि राजस्थान में आरटी 2009 को कब लागू किया गया? राजस्थान में आरटी 2009 को लागू कब किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल 2011 को। 1 अप्रैल 2011 को आरटी 2009 राजस्थान में लागू किया गया था। और भारत में कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। अपना अगला प्रश्न है आरटी 2009 बिल सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया गया था? जो आरटी 2009 जो अधिनियम था वो सबसे पहले जो बिल था वो सबसे पहले किस सदन में पेश किया गया था? देखिए, ये पेश किया गया था 20 जुलाई 2009 को। 20 जुलाई 2009 को पेश किया गया था। और कहाँ किया गया था? राज्यसभा में। 20 जुलाई 2009 को ये राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था। अपना अगला प्रश्न है राजस्थान सरकार द्वारा आरटीई नियमावली की अधिसूचना कब जारी की गई? राजस्थान सरकार के द्वारा जो आरटी 2009 की नियमावली है वो कब जारी की गई थी? 29 मार्च 2011 को। कब जारी की गई थी? 29 मार्च 2011 को जारी की गई थी। अपना अगला प्रश्न है आरटीई 2009 में कुल 38 धाराएँ हैं। तो ये फैक्ट है कि आरटी 2009 है उसमें कुल 38 तो धाराएँ हैं और अध्याय कितने हैं? 7 अध्याय हैं। 38 धाराएँ हैं और 7 अध्याय हैं। ये किस अनुसूची में दे रखा है? तो ये दे रखा है अनुसूची 1 में। किस में? अनुसूची 1 में दे रखा है। ये पूछ सकते हैं प्रश्न कि भाई आरटी 2009 है उसमें कितनी धाराएँ हैं? तो 38 धाराएँ हैं। अध्याय कितने हैं? 7 अध्याय हैं। 38 धाराएँ और 7 अध्याय किस अनुसूची में दे रखे हैं? अनुसूची 1 में दे रखे हैं। तथा राजस्थान आरटी एक्ट में 29 धाराएँ हैं। जब राजस्थान का एक्ट है ना आरटी 2009, उसमें 29 धाराएँ हैं और 10 अध्याय हैं। साथ ही याद रखना, ये पूछ सकते हैं कि भाई राजस्थान का जो आरटी एक्ट है उसमें कितनी धाराएँ हैं? तो राजस्थान में तो 29 धाराएँ हैं और 10 अध्याय है। और जो आरटी एक्ट 2009 है संपूर्ण भारत में जो लागू है उसमें 7 अध्याय हैं और 38 धाराएँ हैं। राजस्थान में कितनी धाराएँ हैं? 29 धाराएँ और उसमें 38 धाराएँ हैं। राजस्थान में 10 अध्याय है और उसमें 7 अध्याय हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है आरटी 2009 के अनुसार राजस्थान में अध्यापकों के वेतन और भत्ते का निबंधन और शर्तें किस धारा में कर रखा है? जो आरटी 2009 है उसके अनुसार राजस्थान में अध्यापकों के वेतन और भत्ते के जो निबंधन हैं और शर्तें हैं वो किस धारा में दे रखी है? तो वो हो जाएगी धारा 23 में। धारा 23 में दे रखी है, अध्यापकों के वेतन भत्ते से संबंधित है। अगला अपना प्रश्न आता है आरटी लोकसभा में कब पारित किया हुआ? जो आरटी 2009 है वो लोकसभा में कब पारित किया गया था?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 अगस्त 2009 को। साथियों 4 अगस्त 2009 को जो आरटीई अधिनियम है वो लोकसभा में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, एसएमसी में अध्यक्ष कौन होता है? जो एसएमसी होती है ना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंध समिति, धारा 21 में है, तो वो उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? उसके अध्यक्ष होते हैं अभिभावक। अध्यक्ष होते हैं अभिभावक, और उसका जो सचिव होता है वो होता है प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य उसका सचिव होता है और अध्यक्ष होता है अभिभावक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान में आरटीई बिल का क्या नाम है? जो राजस्थान में आरटीई बिल लागू है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है राजस्थान निःशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2011 है। क्या है? राजस्थान निःशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2011 है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अधिकार की प्रकृति, यानी कि राजस्थान का जो शिक्षा का अधिकार है उस शिक्षा के अधिकार की प्रकृति या स्वरूप कैसा है? तो शिक्षा का जो अधिकार है उसके स्वरूप है संवैधानिक। ये संवैधानिक अधिकार है आरटी 2009 वाला। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 की अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो आरटी जो 2009 है उसकी अधिसूचना जारी की गई थी 27 अगस्त 2009 को। कब जारी की गई थी? 27 अगस्त 2009 को। अगला अपना प्रश्न है, राज्य का बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, राज्य बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना था? साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2005 में बना था। राज्य बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में बना था। अगला अपना प्रश्न है, 25% बालकों की फीस का पुनर्भरण समुचित सरकार करेगी, इसका उल्लेख आरटीई की किस धारा में है? यानी कि जो कक्षा में छात्र होते हैं उसके 25% छात्रों के जो फीस है वो सरकार के द्वारा वहन की जाएगी, इसका उल्लेख आरटी 2009 की किस धारा में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धारा 12(2) में। किस में है? धारा 12(2) में इसका उल्लेख किया गया है कि जो प्रत्येक क्लास में जो 25% जो बच्चे हैं पिछड़े वर्ग के या आर्थिक दृष्टि जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उनका जो समुचित जो मतलब जो उनकी फ़ीस है वो समुचित सरकार वहन करेगी। ये धारा 12(2) में दे रखा है। अगला अपना प्रश्न आता है कि आरटीई 2009 की धारा 26 के अनुसार स्कूलों में कितने प्रतिशत पद खाली रह सकते हैं, इससे अधिक नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10%। 10% से अधिक पद स्कूलों में रिक्त नहीं रह सकते आरटी 2009 के तहत। अपना अगला प्रश्न आता है, राजस्थान आरटी एक्ट 2011, राजस्थान आरटीई एक्ट 2011 के कौन से अध्याय में एसएमसी का उल्लेख है? एसएमसी का जो उल्लेख है वो किस धारा में है, किस अध्याय में है? तो अध्याय 2 में है। देखिए आरटी का जो भारत की जो आरटी है 2009, ठीक है ना, उसमें धारा 21 में इसका प्रावधान किया गया है एसएमसी का, और राजस्थान में अध्याय 2 में इसका प्रावधान किया गया है। इस बात को आप ज़रा ध्यान रखें। अगला प्रश्न अपना आता है, आरटीई 2009 में कौन सी धारा में यह उल्लेख किया गया है कि राज्यों में प्रत्येक राज्य अपना आरटीई नियमावली बनाएगा? जो आरटीई 2009 में जो अधिनियम है उसकी किस धारा में यह उल्लेख किया गया है कि राज्यों में प्रत्येक राज्य अपना आरटीई नियमावली बनाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धारा 38 में। धारा 38 में यह प्रावधान किया गया है, और अध्याय 7, धारा 38 और अध्याय 7 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य अपना आरटीई नियमावली बनाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना आज का अगला प्रश्न है, आरटीई 2009 की किस धारा में एसएमसी का उल्लेख है? साथ ही मैंने अभी आपको बताया था कि आरटीई 2009 है उसकी धारा 21 में एसएमसी का उल्लेख है, और अध्याय 4 में, धारा 21 अध्याय 4। और धारा 22 में क्या है? धारा 22 में है एसएमसी के कार्य। धारा 22 में एसएमसी के कार्य है और धारा 21 में एसएमसी है, यानी विद्यालय प्रबंध समिति। और आरटी का अगर सबसे बड़ा अध्याय आपको पूछा जाए कि भाई आरटी का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, तो इसका जवाब होगा अध्याय 4। आरटी का सबसे बड़ा अध्याय है अध्याय 4।
बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 है। तो RTE 2009 के अनुसार SMC की बैठक कब होनी चाहिए? साथियों, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे। मैं एक बार पुनः आपको निवेदन करूँगा कि आप इन प्रश्नों को रट लें, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों का मैंने संग्रह किया है अपने इस वीडियो में। तो अपना प्रश्न है कि RTE 2009 के अनुसार SMC की बैठक कब होनी चाहिए? तो SMC की बैठक होती है अमावस्या को। कब होती है? अमावस्या को इसकी बैठक होती है। अपना अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा का अधिकार का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में शिक्षा का जो अधिकार है उसका जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत में शिक्षा के अधिकार का जन्मदाता कहा जाता है। अपना अगला प्रश्न आता है, भारत में RTE 2009 गणराज्य के 60वें वर्ष में निर्मित किया गया। उस वर्ष इस अधिनियम संख्या क्या थी? यानी कि भारत में RTE 2009 गणराज्य के 60वें वर्ष में निर्मित किया गया था, और उस वर्ष इस अधिनियम की संख्या क्या थी? तो ये कौन सा अधिनियम था? 35वां अधिनियम था। कौन सा अधिनियम था साथियों? 35वां अधिनियम था ये। अगला अपना प्रश्न आता है, RTE 2009 की आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी? जो RTE 2009 है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि RTE 2009 अधिनियम बनाया जाए? तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 45 की अनुपालना करने हेतु। जो अनुच्छेद 45 है उसकी अनुपालना करने हेतु RTE 2009 का अधिनियम जो है वो बनाया गया था। अपना अगला प्रश्न आता है, RTE की धारा 4 के अनुसार यदि कोई बालक 13 वर्ष की उम्र का है तो उसे किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? यदि कोई बालक 13 वर्ष का है तो उसको किस क्लास के अंदर प्रवेश दिया जाएगा RTE धारा 4 के अनुसार? तो इसका जवाब होगा धारा 8 में। उसको हम धारा 8 में प्रवेश कक्षा 8 में उसको प्रवेश देंगे यदि उसकी बालक की जो उम्र है वो 13 वर्ष है। अपना अगला प्रश्न है, शिक्षक के कर्तव्य व योग्यता का उल्लेख RTE की किस धारा में है? शिक्षक के कर्तव्य व योग्यता का जो उल्लेख है वो RTE की किस धारा में है? तो इसका जवाब हो जाएगा धारा 24 में। शिक्षक के कर्तव्य और योग्यता धारा 24 में है। और अध्याय कौन से में है? 4 में। अध्याय 4 धारा 24 क्या है? इसमें शिक्षक के कर्तव्य और उसकी योग्यता का उल्लेख किया गया है। RTE 2009 के अनुसार अपना अगला प्रश्न है, RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक बोर्ड परीक्षा न हो, इसका उल्लेख किस धारा में है? RTE अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक बोर्ड की परीक्षा न हो, इस बात का उल्लेख किस धारा में है? तो इसका जवाब हो जाएगा धारा 30 में। किस धारा में है? धारा 30 में इसका उल्लेख है कि RTE में कक्षा 1 से 8 तक बोर्ड की परीक्षा न हो। अपना अगला प्रश्न आता है, विश्व में भारत का कौन सा स्थान है जहां पर बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है जहां पर बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है? तो विश्व में भारत का स्थान है 135वां। कौन सा स्थान है? 135वां स्थान है जहां पर बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है उसको मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21A में। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21A। अपना अगला प्रश्न आता है कि RTE 2009 के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए? यानी RTE 2009 के तहत प्राथमिक कक्षाओं से हमारा तात्पर्य है कक्षा 1 से 5वीं तक। प्राथमिक में आती है कक्षा 1 से 5वीं तक, और उच्च प्राथमिक में आती है कक्षा 1 से लेकर के 8वीं क्लास तक। तो यहाँ पूछा गया कि भाई RTE 2009 के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र शिक्षक अनुपात होगा। तो देखिए प्राथमिक कक्षा में होगा अनुपात 1:40, 1:40, एक शिक्षक के ऊपर 40 छात्र। ठीक है।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है RTE 2009 के अनुसार, RTE 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 के लिए छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए। RTE 2009 के अनुसार कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 के लिए छात्र शिक्षक जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए? तो इसका जवाब हो जाएगा 35:1, यानी कि एक शिक्षक के ऊपर 35 छात्र होने चाहिए कक्षा 6 से 8 तक, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर के ऊपर। अगला प्रश्न आता है, देखिए इसमें थोड़ा विश्लेषण दे रखा है कि विज्ञान और गणित के लिए तो एक शिक्षक होना चाहिए कक्षा 6 से 8 तक, विज्ञान और गणित के लिए एक शिक्षक होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान के लिए एक शिक्षक होना चाहिए और भाषा के लिए एक शिक्षक होना चाहिए। इस प्रकार से कुल मिलाकर के इनका अनुपात होना चाहिए 35:1। उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए 35:1। अपना अगला प्रश्न आता है, RTE 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे होते हैं। यानी कि RTE 2009 के तहत एक शिक्षक को एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य करने होते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा 45 घंटे। कितने घंटे? 45 घंटे उसको कार्य करने होते हैं। अपना अगला प्रश्न आता है, RTE 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस हैं। RTE 2009 के तहत प्राथमिक स्तर यानी कि 1 से लेकर 5 तक न्यूनतम शैक्षणिक घंटे और कार्य दिवस कितने होने चाहिए? तो देखिए 1 से 5 तक होने चाहिए 800 घंटे और 200 दिन। 800 तो घंटे होने चाहिए और 200 दिन होने चाहिए कक्षा 1 से 5 तक, यानी कि प्राथमिक विद्यालयों की यहाँ पे बात की जा रही है। अगला प्रश्न अपना आता है, RTE 2009 के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है? जो अपना RTE 2009 है उसमें किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे हैं वो RTE की धारा 2009 के दायरे में आते हैं। अगला प्रश्न है अपना, उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चे होने पर प्राधान्याध्यापक की व्यवस्था होगी? उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चे होंगे जब वहाँ पे प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की जाएगी? देखिए उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है तो यहाँ पे जब 100 से अधिक स्टूडेंट होंगे, 100 से अधिक विद्यार्थी होंगे, तब वहाँ पे एक प्रधानाचार्य की नियुक्ति की जाएगी। अगला प्रश्न है, RTE के तहत उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 6 से लेकर के 8 तक, RTE के तहत उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से लेकर 8 पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस कितने होने चाहिए? तो पहले हमने बात की थी कक्षा 1 से 5 तक 800 घंटे, और अब बात कर रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी कि 6 से लेकर के 8 तक। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्य घंटे होने चाहिए 1000 घंटे, 1000 घंटे और 220 कार्य दिवस। 1000 घंटे होने चाहिए और 220 कार्य दिवस होने चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर के ऊपर, यानी कक्षा 6 से 8 तक ये प्रावधान किया गया है। अगला अपना प्रश्न आता है, कक्षा 1 से 5 के विद्यालय की घर से दूरी कितनी होनी चाहिए? कक्षा 1 से जो 5 तक के विद्यालय हैं, जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनकी बच्चों के घर से कितनी दूरी होनी चाहिए, यानी कितनी दूरी के ऊपर वो विद्यालय होने चाहिए? तो 1 किलोमीटर के अंदर अंदर कक्षा 1 से 5 तक यानी प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए, और यह RTE की धारा 6 में इसका प्रावधान किया गया है। RTE धारा 6 में इसका प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, कक्षा 6 से 8 के विद्यालय की घर से दूरी होनी चाहिए 3 किलोमीटर, यानी कि उच्च प्राथमिक विद्यालय जो है उनकी दूरी होनी चाहिए घर से 3 किलोमीटर, और जो प्राथमिक विद्यालय उनकी दूरी होनी चाहिए 1 किलोमीटर की। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न आता है, बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, यह प्रावधान RTE की किस धारा में है? साथियों यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, यह प्रावधान RTE की धारा 17 में है। किसमें है? RTE की धारा 17 में यह प्रावधान किया गया है कि बच्चों को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता।
जो सरकारी शिक्षक है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, यह प्रावधान किस धारा में है? यह प्रावधान किस धारा में कर रखा है आरटी की? तो इसका जवाब हो जाएगा धारा 28। धारा 28 में यह प्रावधान कर रखा है कि शिक्षक जो है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। अगर पढ़ाता है तो उसको आरटी की 2009 के नियमानुसार दंड दिया जाएगा। तो साथियों, ये थे आज के अपने कुल 40 प्रश्न। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने चैनल को ज़रूर कर दें, ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपके लिए मैं लेकर आऊँ। साथियों, आज के जो वीडियो थे वो आज का जो अपना ये वीडियो जो था इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं पुनः एक बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप इन वीडियो को रट लें। इन्हीं में से प्रश्न आएगा, डेफिनेटली इन्हीं में से प्रश्न आएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।